तो हमने एक रिएक्शन लिखा हुआ है। एक्चुअली हमको डिस्कस करना है एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम डिस्कस करना है। तो मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, एल्किलाइड का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से हो और ये प्रोडक्ट बना और ये हैलाइड बाहर हो गया। तो इसके लिए क्या होता है, पहले ये बॉन्ड ब्रेक करना शुरू करता है, तो पार्शियली ब्रोकन है ये बॉन्ड, इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ऐसा मॉलिक्यूल का वो स्टेट जिसमें बॉन्ड पार्शियली ब्रेक हो, वो ट्रांजिशन स्टेट। जब ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा तो ये बन जाएगा कार्बोकेटायन, और फिर इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा तो पहले पार्शियल बॉन्ड बनाएगा, फिर उसके बाद कंप्लीट बॉन्ड बनाएगा। तो एक दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बन गया और उसके बीच में ये इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट तब बनता है जब बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक कर जाए और चाहे केटायन या एनायन या रेडिकल या कार्बिन या नाइट्रिक इस टाइप के इंटरमीडिएट बन जाते हैं जब बॉन्ड का कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। और जब बॉन्ड पार्शियली ब्रोकन होता है तो वो ट्रांजिशन स्टेट होगा। तो इन सब चीजों को मैकेनिज्म में ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझेंगे। तो इसके लिए हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो हम लोग इस एक्सिस पे एनर्जी लिख लेते हैं, एनर्जी, हियर एनर्जी, और यहां लिख देते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब यहां हमने लिख लिया, सपोज कीजिए इतना रिएक्टेंट की एनर्जी है Rx। अब ये रिएक्टेंट पहले ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, ये Rx, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया, ये ट्रांजिशन स्टेट। अब जब ये ट्रांजिशन स्टेट ब्रेक करेगा तो यहां बनेगा R प्लस कार्बोकेटायन, और फिर इसके बाद फिर एक दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा RNU, ये वाला ट्रांजिशन स्टेट। जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस इज RNU, कंप्लीट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये बन गया प्रोडक्ट। तो यानी ये ट्रांजिशन स्टेट है, इट इज ट्रांजिशन स्टेट, हियर इट इज ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड इट इज ट्रांजिशन स्टेट 2। ओके, और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया, ये आपका बन गया इंटरमीडिएट, इट इज इंटरमीडिएट। अब यहां रिएक्टेंट की सपोज करते हैं गिव्स फ्री एनर्जी G1 नॉट, और प्रोडक्ट की गिव्स फ्री एनर्जी G2 नॉट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के गिव्स फ्री एनर्जी का जो चेंज होता है, ये जो गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज है यहां ले रहे हैं G2 नॉट, ये जो गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज, दैट इज डेल्टा G नॉट। और ये गिव्स फ्री एनर्जी चेंज रिलेटेड होता है डेल्टा G नॉट इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट, इससे रिलेटेड होता है। यानी डेल्टा G नॉट जो है ये रिएक्शन एनर्जी है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी का जो गैप होता है उसे बोलते हैं रिएक्शन एनर्जी। तो हियर इट इज रिएक्शन एनर्जी, और रिएक्शन एनर्जी के लिए हम लोग लिख लेते हैं डेल्टा G नॉट इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। यानी ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज और स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज पर डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज और स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज पर ये डेल्टा G नॉट डिपेंड करेगा। तो इसको बोलते हैं रिएक्शन एनर्जी। अब ये जो गैप है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ये जो एनर्जी गैप है इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कह लेते हैं, और इसको G डबल डेकर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें और इसमें अंतर है, ये जो डिफरेंस हम लोग लेते हैं यहां से, सपोज करते हैं ये इसको हम ले लेते हैं G3 नॉट। तो ये गिव्स फ्री एनर्जी का रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज जो होता है
डेल्टा जी डबल डेकर, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड होता है। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड होता है। तो यानी ये रिएक्शन एनर्जी और ये एक्टिवेशन एनर्जी यानी डेल्टा जी नॉट। अब ये वैल्यू इस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, और इस एनर्जी का जो डिफरेंस होगा इस पर डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। जो काइनेटिक स्टेबिलिटी होता है एक्चुअली इस रिएक्शन, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इस पर डिपेंड करेगा। अगर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम है यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो रिएक्शन एनर्जी है इसका डिफरेंस अधिक है, डेल्टा जी जितना अधिक निगेटिव रहेगा तो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग इसी के टर्म में काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिस्कस कर लेंगे इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और वहां पे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। ये रिएक्शन कंसीडर करते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन और इस पर क्लोरीन का एडिशन, दो प्रोडक्ट बनते हैं इसके। अगर ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो ऐड कर रहा है या तो यहां पे दोनों क्लोरीन ऐड कर जाए तो इसको हम लोग या इस पर क्लोरीन कहते हैं HCl का एडिशन करते हैं, HCl का एडिशन, सॉरी HCl का एडिशन करते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर जाए क्लोरीन तो ये CH3 और ये CH और ये Cl और हियर CH डबल बॉन्ड CH2, ये बोला जाएगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट। अब अगर H यहां जुड़े और क्लोरीन यहां जुड़े और डबल बॉन्ड बीच में आ जाए, यह CH3 और CH डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, इसे बोलेंगे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट बनता है ये लोअर टेम्परेचर पर बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये प्रोडक्ट बनेगा और एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट एक्चुअली थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, ये थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। और एक नियम कहता है कि जो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मेशन अधिक होता है। लेकिन चूंकि ये रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड है और ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, तो हम लोग एनर्जी प्रोफाइल से इसको समझेंगे कि ये कैसे काइनेटिकली कंट्रोल्ड है और ये कैसे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। एक्चुअली ये प्रोडक्ट मोर स्टेबल है और ये प्रोडक्ट लेस स्टेबल है। तो ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। तो लोअर टेम्परेचर पे इसका फॉर्मेशन होता है, हायर टेम्परेचर पे इसका फॉर्मेशन होता है। यानी ये रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, काइनेटिकली, और ये है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, क्योंकि ये प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है, ये थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। तो अब इसको हम मैकेनिज्म पर पहले आते हैं। पहले ये HCl ऐसे ब्रेक करेगा H प्लस और Cl माइनस में, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे क्या होगा, पहले H प्लस अटैक करता है, H प्लस,
ये एस प्लस जब अटैक करेगा तो एस प्लस यहाँ जुड़ेगा तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, दिस इज CH3 और ये CH प्लस और इट इज CH डबल बॉन्ड CH2 और इसी पर ये Cl माइनस अटैक कर जाएगा, Cl माइनस इस पे अटैक करेगा तो ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ आते हैं, इस इंटरमीडिएट पे आते हैं। ये जो इंटरमीडिएट, ये जो कार्बोकेटायन बना, ये कार्बोकेटायन जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है वो एक्चुअली सेकेंडरी कार्बन है, तो ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। अब क्या, अगर यहाँ रेजोनेंस हो जाए, ये ऐसे रेजोनेंस हो जाए तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ओके। अभी CH2 प्लस इसमें कन्वर्ट, अगर रेजोनेंस हुआ तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इट इज लेस स्टेबल और इस पर Cl माइनस अटैक किया तो ये बन गया प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 Cl। और ये जो प्रोडक्ट है ये लेस स्टेबल है और ये जो यहां प्रोडक्ट है ये मोर स्टेबल है। ये प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है, ये प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है, लेकिन यहाँ जो इंटरमीडिएट बना ये मोर स्टेबल है और यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट बना ये लेस स्टेबल है। तो अगर हम इसके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम देखें तो हम लोग ऐसे देख लेते हैं। पहले इस रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट मान के चल रहे हैं, या जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट हो गया। यानी ये वाला इस प्रोडक्ट को हम P1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P2 और रिएक्टेंट तो सब में एक ही रहेगा, तो ये प्रोडक्ट हम P1 मान ले रहे हैं। अब दूसरा जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम बनाते हैं इसके लिए थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, ये चीज ऐसे बना दे रहे हैं। अब ये वाला देखो ये मोर स्टेबल है, तो यहाँ जो इंटरमीडिएट हम लिख दे रहे हैं E1 और यहाँ इंटरमीडिएट E2 लिख दे रहे हैं, तो यहाँ इंटरमीडिएट E1 बनेगा तो इससे प्रोडक्ट P1 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट इंटरमीडिएट E2 में जाएगा तो वो जो इंटरमीडिएट है वो लेस स्टेबल है तो उसकी एनर्जी अधिक रहेगी। ये E2, ये दूसरा पाथ है, ये दूसरा पाथ है, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं, इस कलर से। अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये P2 प्रोडक्ट बनेगा। जबकि प्रोडक्ट P2 ये मोर स्टेबल है, तो ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, लेकिन इसका जो इंटरमीडिएट है, ये जो इंटरमीडिएट है वो हाईली एनर्जेटिक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हालांकि ये प्रोडक्ट जो है लेस स्टेबल है, लेकिन हमने आपको अभी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में बताया कि ये जो एनर्जी है ये एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम डेल्टा जी डबल डेकर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनने लगेगा। तो ये काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है। यहाँ पे काइनेटिकली फेवर्ड रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है काइनेटिकली फेवर्ड है, और लोअर टेम्परेचर पे, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम है, लोअर टेम्परेचर पर ही रिएक्शन ये रन कर जाएगा, तो लोअर टेम्परेचर पर ये पहुंच जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में और उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर हम राइज करेंगे तो ये E2 वाला, ये वाला ट्रांजिशन स्टेट ये अचीव कर लेगा और प्रोडक्ट P2 बन जाएगा, जो कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। तो ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट हायर टेम्परेचर पर बनेगा। ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है, लेकिन हायर टेम्परेचर पर हम उसे अचीव करेंगे, और ये थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, लेकिन लोअर टेम्परेचर पर इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, दैट क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एक प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, हैमॉन्ड प्रिंसिपल। तो चलिए इसको हटाते हैं।
हैमोंड प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जो ट्रांजिशन, कोई मान लीजिए, पहले हम बना लेते हैं एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, ये रिएक्टेंट, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये प्रोडक्ट। यहां पे एनर्जी, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, इसकी इंथैल्पी रिएक्टेंट से कम है, रिएक्टेंट की इंथैल्पी ये Hp है और ये प्रोडक्ट की इंथैल्पी Hr, तो Hp इज लेस देन Hr, तो डेल्टा H का वैल्यू हो जाएगा निगेटिव। तो ये प्रोसेस आपका हो जाएगा एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक का यानी अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, तो ये प्रोसेस एनर्जी प्रोफाइल हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। अब अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसा हो, रिएक्टेंट की ये एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट, तो यहां जो इसकी इंथैल्पी Hp, इसकी इंथैल्पी Hr, तो ये डेल्टा जो डेल्टा H है ये पॉजिटिव हो जाएगा, हियर इट इज पॉजिटिव, Hp माइनस Hr ये पॉजिटिव, और ये हो जाएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये एनर्जी प्रोफाइल है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी, और एक इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए प्रोडक्ट की इंथैल्पी अधिक होगी रिएक्टेंट से, यानी डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा H नेगेटिव। अब हैमोंड प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट की जो ज्योमेट्री है ये किससे रिसेंबल करेगा? तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसकी एनर्जी अधिक है, तो एनर्जी अधिक है तो रिएक्टेंट के मोर क्लोज है, यानी ये रिएक्टेंट को रिसेंबल करता है। और जबकि इंडोथर्मिक प्रोसेस में ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट को रिसेंबल करता है, प्रोडक्ट साइड में जाता है, तो यानी इसकी ज्योमेट्री जो है ट्रांजिशन स्टेट की किससे मैच करेगी? प्रोडक्ट से, और इसकी ज्योमेट्री यहाँ पे रिएक्टेंट से मैच करेगी। यही हैमोंड प्रिंसिपल है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट किससे रिसेंबल करेगा? रिएक्टेंट से, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए ट्रांजिशन स्टेट किससे रिसेंबल करेगा? प्रोडक्ट से। एनर्जी के सेंस से जिससे ज्यादा क्लोज रहेगा उससे रिसेंबल करेगा, ये इससे ज्यादा क्लोज है रिसेंबल करेगा। तो अगर ट्रांजिशन स्टेट रिसेंबल करता है रिएक्टेंट से, इसको बोलेंगे अर्ली ट्रांजिशन स्टेट, और अगर ट्रांजिशन स्टेट रिसेंबल करता है प्रोडक्ट से, इसे बोलेंगे लेट ट्रांजिशन स्टेट। तो ये अर्ली ट्रांजिशन स्टेट और ये लेट ट्रांजिशन स्टेट, ये हैमोंड प्रिंसिपल है। अब हैमोंड प्रिंसिपल को समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं SN1 रिएक्शन, उसकी एप्लीकेशन को हम लोग समझ लेते हैं। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, इसको समझते हैं हम लोग। हम एक रिएक्शन ले लेते हैं एल्किलाइड RX, ये ब्रेक करता है, कार्बोकेटायन बनता है X माइनस, और इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है RNU, ये प्रोडक्ट बन जाता है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये इंटरमीडिएट। तो हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ले रहे हैं, एनर्जी प्रोफाइल। अब यहाँ R की जगह कुछ भी हो सकता है, R की जगह चाहे टर्शियरी वाला हो, ये R ये हो सकता है टर्शियरी कार्बोकेटायन, चाहे ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो, चाहे ये प्राइमरी कार्बोकेटायन हो, ये टर्शियरी इट इज सेकेंडरी, चाहे प्राइमरी कार्बोकेटायन हो प्राइमरी, और चाहे मेथिल कार्बोकेटायन हो। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जानते हैं, टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, इज ग्रेटर देन मेथिल, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है।
यानी जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा टर्शियरी केस में उसकी एनर्जी कम होगी। तो हम यहां ले रहे हैं रिएक्टेंट, यहां ले रहे हैं रिएक्टेंट। ये टर्शियरी का होगा, ये सेकेंडरी का होगा, प्राइमरी हो जाएगा, ये मेथिल हो जाएगा। मेथिल की एनर्जी अधिक होगी। ये प्रोसेस देखिए, ये ट्रांजिशन स्टेट का है। इसके बाद में वो ये कार्बोकेटायन बनेगी। पहले ट्रांजिशन स्टेट होगा, फिर उसके बाद कार्बोकेटायन में बनेगी। तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटायन, यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ प्राइमरी, यहाँ मेथिल कार्बोकेटायन, ये उसी का कोरिस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट है। ये प्रोसेस अगर हम ट्रांजिशन स्टेट और कार्बोकेटायन का देखें तो कार्बोकेटायन की एनर्जी प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट से अधिक रहेगी। तो यानी ये इसके क्लोज रहेगा, इसके क्लोज, इसका जो ज्योमेट्री है इससे रिसेंबल करेगा, इससे मैच करेगा। तो टर्शियरी केस में इसकी एनर्जी कम है, इससे रिसेंबल करता है, रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएगा। टर्शियरी के केस में तो टर्शियरी ये मोर स्टेबल है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी और ये काइनेटिकली फेवर्ड प्रोसेस हो जाएगा और ये चला जाएगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये काइनेटिकली लेस फेवर्ड प्रोसेस, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा तो काइनेटिकली लेस फेवर्ड हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा तो काइनेटिकली मोर फेवर्ड हो जाएगा। तो टर्शियरी सबसे अधिक फेवर करेगा प्रोडक्ट को, तब सेकेंडरी और तब उसके बाद ये। जबकि अगर हम SN2 रिएक्शन देख लें, SN2 में जो वहां इंटरमीडिएट नहीं बनता, वहां सीधे ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ECH3 और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा। यहाँ मान लेते हैं हाइलाइट है और इस पे न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो ये ट्रांजिशन मोर क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तब ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा सबसे अधिक मेथिल का, ये रिवर्स हो जाएगा SN2 के केस में। तो अब यहाँ पे मेथिल, तब उसके बाद प्राइमरी, तब सेकेंडरी, तब टर्शियरी, तब वो मेथिल के केस में रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, तब वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।